नमस्कार साथियों, बीपीएससी मेंटोर के इस मंच से आपका स्वागत है। साथियों, अप्रैल 2025 की करंट हम पढ़ने जा रहे हैं और सबसे पहला है कि अप्रैल 2025 में भारत मंडपम नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ हुआ और यह महाकुंभ जो है वो अपने दूसरे संस्करण में था, जिसकी मुख्य थीम थी स्टार्टअप इंडिया 2047, भारत की कहानी का अनावरण करना। तो स्टार्टअप इंडिया महाकुंभ कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। वो भारत मंडपम में हुआ विद द थीम स्टार्टअप इंडिया @ 2047। कह रहे हैं कि महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा 2025 का आयोजन किया गया। ये पोषण पखवाड़ा 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मनाया गया। 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि पोषण के विषय में जागरूकता फैलाना है, क्योंकि आपको पता है कि जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, अगर बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लिया जाए तब ही बैलेंस डेवलपमेंट हो सकता है, तभी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। तो जो लोगों के स्वास्थ्य हैं, इनका एक बहुत बड़ा केयर टेकर है गवर्नमेंट। ठीक है, इसलिए पोषण पखवाड़ा 8 से 22 अप्रैल को हुआ और इन अप्रैल में ये कहा गया कि आप महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा हुआ पोषण पखवाड़ा। ये भी बात याद रखना, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। अगली बात है कि साथियों, आपको पता है कि 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं और पृथ्वी दिवस पर हम ये करना चाह रहे थे कि जलवायु परिवर्तन को कम करने से संबंधित हमने पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया और वो भी नई दिल्ली में। तो जलवायु परिवर्तन को कम करने से संबंधित हमने पृथ्वी बचाओ सम्मेलन कब जो है वो आयोजन किया? 22 अप्रैल को, और नई दिल्ली में ये आयोजन हुआ। अब है जुविन प्लेटफॉर्म। साथियों, जुविन जो प्लेटफॉर्म है वो भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है वो शुरू किया गया है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जुविन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य है कि जो रेबीज रोधी टीके हैं, यानी एंटी रेबीज टीके और स्पर्शदंश की जो विष रोधी दवा है, उसके भंडार की निगरानी करना। तो जुबिन एक तरीके से वो ये है कि जो रेबीज है और जो सांप का जो विष है, उसकी दवाएं सच में स्टॉक के रूप में है या नहीं है, तो इनकी बातों को जो है वो पता लगाना, इनकी बात को मॉनिटर करना, ये जुबिन का मुख्य काम है। लखपति बाईदेव कार्यक्रम जो है वो असम सरकार की है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि महिला उद्यमियों को जो है वो वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो लखपति बाईदेव जो है वो असम सरकार के द्वारा है। कृषि निवेश पोर्टल ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा है और जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, कृषि निवेश पोर्टल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा है। ये बहुत ईजी है। अब तक हमने किसी को भी MPQ नहीं लगाया, आपने देखा होगा। हाल ही में भारत सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है और ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का दूसरा चरण है। इस दूसरे चरण की मंजूरी दी है और इस प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं से सटे हुए गांव हैं, वहां बुनियादी ढांचे का विकास करना है। साथियों, आपको पता है कि जो सीमा से सटे हुए गांव हैं, वहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, वैसी व्यवस्थाएं जो है वो बहुत कम दिखती हैं। तो उन रोडों का जो विकास है, वो रोड जो है अच्छी तरीके से वो विकास हो सके, वो एरिया बहुत अच्छी तरीके से विकास हो सके अंतर्राष्ट्रीय भूमि से जुड़े हुए गांवों की। तो इसलिए इसको वित्तीय वर्ष 2025 से लेके 29 तक की जो है मंजूरी मिली है। 24-25 से 28-29, यानी 4 सालों के लिए जो है इनको मंजूरी मिली है। और आपके लिए मैं ये बता दूं कि ये MPQ प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसको याद करके रखना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV वायरस का जो टीकाकरण है, वैक्सीन है, वो पहल चलाई जा रही है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की जो टीका है वो चलाई जा रही है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो गर्भाशय ग्रीवा कैंसर है
उससे निपटने के लिए 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों का टीकाकरण करना है। तो गर्भाशय ग्रीवा कैंसर है, उनसे निपटने के लिए 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के बीच ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की टीकाकरण की जा रही है। और ये आपको ये याद रखना पड़ेगा, 9 से 14 वर्ष की आयु की बच्चियों के बीच जो है ये पेपिलोमा वायरस के टीके लगाए जा रहे हैं। कितनी? 9 से 14 वर्ष की बच्चियों के बीच। ठीक है, ये महा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये एमपीक्यू में शामिल हमने कर लिया है। आगे बात आती कि पंचायत उन्नति सूचकांक, ये 2025 ये सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति के आधार पर विकसित है, पंचायत उन्नति सूचकांक। आगे आते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, ये कौन जारी करती है? टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको एमपीक्यू में शामिल करो। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया जाता है। बड़े और मध्यम राज्यों में आप देखिए कि पहले स्थान पर कर्नाटक है और दूसरे स्थान पर जो है वो आंध्र प्रदेश है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी होता है और पहले स्थान पर कर्नाटक और दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश से। अब है ही एल्ड पहल। ही एल्ड पहल जो है ये देश में लीवर के स्वास्थ्य को लेकर जागरूक बनाना है। ही एल्ड पहल जो है देश में लीवर के स्वास्थ्य को लेकर जागरूक बनाना है, ये बात ही एल्ड पहल की है। अब आइए, उत्तराखंड के ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन पर देश की सबसे लंबी रेल सुरंग जो 14.57 किलोमीटर की है वो निर्माण किया जा रहा है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी जो रेल है, रेल लाइन है, उस वो कहाँ बनाया जा रहा है? तो वो है उत्तराखंड में। ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल लाइन है वो 14.57 किलोमीटर की है। उत्तराखंड में सबसे लंबी रेल सुरंग जो है वो बनाई जा रही है। आगे आते हैं, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा सिंधु जल समझौता जो है वो निलंबित कर दिया गया है। और सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। और मैंने आपको बताया था कि ये विश्व बैंक की सहायता से जो है ये डील क्रैक हुआ था और ये भी रिपीटेड है, हमने इसको पहले भी आपके साथ जो है वो चर्चा की है। आगे है कि एआई किरण पहल जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने शुरू की है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने। एआई किरण पहल के अंतर्गत इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो एआई क्षेत्र में है वहां महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना इनका मुख्य जो है मकसद है। एआई क्षेत्र में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना, जेंडर इक्विटी को बढ़ावा देना एक तरीके से इनका मुख्य महत्व है। नाम ही किरण है, ठीक है। 1 से 4 अप्रैल 2025 तक सैन्य कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। शून्य गरीबी P4 नीति जो है उसको स्टार्ट करने वाला, शून्य गरीबी P4 नीति, P4 का मतलब होगा पब्लिक प्राइवेट पीपल और पार्टनरशिप, ये चालू करने वाला जो है वो राज्य कौन बना है? वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। शून्य गरीबी और जीरो पॉवर्टी वाला भी जो है वो राज्य कौन बना है भाई? उत्तर प्रदेश। जीरो शून्य गरीबी, इस तरीके से जीरो पॉवर्टी वाला जो राज्य है, ये इनिशिएटिव चालू करने वाला कौन बना है? उत्तर प्रदेश। और एक ऐसा आपको शहर का नाम बताना है जो अपने आप को भिखारी मुक्त शहर बताता है, वो है भोपाल, ठीक है। नेपाल की एक ऐसी ग्लेशियर का नाम बताना है जो मृत घोषित कर दी है, याला ग्लेशियर। तो ऐसे करके आपको याद करके रखने पड़ेंगे। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित हड़प्पा काल के 2 पुरातात्विक स्थलों जिनका नाम है मिताथल और तिघराना को आधिकारिक रूप से संरक्षित करने की जो है घोषणा की है। ये किसने घोषणा की है? हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित हड़प्पा काल के 2 पुरातात्विक स्थल जिनका नाम है मीताथल और तिघराना, मीताथल और तिघराना नाम करके याद करके रख लो। मीताथल और तिघराना कहाँ है? हरियाणा में। नाम ही है तिघराना हरियाणा में है, मीताथल जो है वो भी हरियाणा में है। इनको हरियाणा सरकार ने जो है वो संरक्षित, इन स्मारक को आधिकारिक रूप से संरक्षित स्मारक घोषित किया है। चलिए, हरियाणा सरकार ने ही, आपको पता है कि भारत की पहली ऐसी सरकार है जिन्होंने भविष्य विभाग जो है वो स्थापित किया है। आपको पता है ना, हमने आपको बताया था।
एक राज्य एक आरआरबी नीति, ये किसने स्टार्ट किया भाई? एक राज्य एक आरआरबी नीति, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो है वो चालू की है। रीजनल रूरल बैंक आरआरबी का मतलब होता है कि मतलब कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की इफिशियंसी, उनकी इफिशियंसी एक्सेलेंसी, उनको जो है वो मजबूत करने के लिए, उनके परिचालन दक्षता में सुधार लाने के लिए आपसी प्रतिस्पर्धा को कम करना और जो समेकन के माध्यम से लागत में कमी करना, ये बात वित्त मंत्रालय ने सोचा है। और वर्तमान में पूरे 43 रीजनल रूरल बैंक है जिन्हें घटाकर 28 किया जाएगा। वर्तमान में पूरे 43 जो रीजनल रूरल बैंक है इन्हें घटाकर 28 किया जाएगा, ये बात याद रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एक डेटा बन जाता है। जब भी डेटा कहीं आए वो अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि क्वेश्चंस उसी से पूछे जाएंगे। हाल ही में जो मॉस्पी है, देखो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इस तरीके से जो है हम लोग बात नहीं करेंगे, उसका नाम रखेंगे मॉस्पी। मॉस्पी ने भारत में महिला और पुरुष रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में विभिन्न क्षेत्रों में लिंग आधारित डेटा का विश्लेषण करती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कहीं कोई क्वेश्चन पूछे जाने वाले नहीं है। देखो वक्फ अधिनियम है ना, ये इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। वक्फ अधिनियम 2025 जिसे 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है। राष्ट्रपति ने इसको कब स्वीकृति दी है? 5 अप्रैल 2025 को। और हमने आपको जो एमपीक्यू की पीडीएफ दी थी उसके अंदर जो है हमने वक्फ बिल के ऊपर बहुत विस्तृत चर्चा की थी और इसका नाम हमने बताया था कि उम्मीद बिल है, इसको कहते हैं। इसके अंदर जो है वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट्स को खत्म कर दिया गया, सेक्शन 40। इसमें अगर आपको वक्फ करनी है तो कम से कम 5 साल के प्रैक्टिशनर मुस्लिम होना चाहिए। इसके अंदर वक्फ के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर वक्फ करनी है, इसके अंदर कोई डिस्प्यूट होता है तो कलेक्टर और जिला कलेक्टर से ऊपर के अधिकारी ही इसका निर्णय कर सकते हैं। वक्फ की के आधारित अब जो है कि ये है कि वक्फ के जो बोर्ड है उनके कंपोजिशंस में कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए, कम से कम 2 जो हैं वो गैर मुस्लिम होने चाहिए, सिया, सुन्नी, सोहरावर्दी, ये सारे लोग जो हैं वक्फ के अंदर होने चाहिए। तो वक्फ को इस बार थोड़ा इंक्लूसिव बनाया गया है, आपने देखा। तो ये बातें आपको कम से कम याद होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। यूएई सरकार के साथ समझौता ज्ञापन के साथ आईआईएम अहमदाबाद जो है वो अपनी पहली विदेशी परिसर जो है वो यूएई में खोलेगा। हमने इस बात को भी पढ़ा है। आईआईएम अहमदाबाद जो है अपना पहला विदेशी परिसर जो है वो कहाँ खोल रहा है? दुबई में। प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब की जो यात्रा है वो 22 से 23 अप्रैल के बीच करी थी और उनके तीसरे कार्यकाल की यह पहली यात्रा थी जिनका उद्देश्य था व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, आईएमएफ की जो है रणनीति का सहयोग बढ़ावा देना। लेकिन आपको पता है कि जो 22 अप्रैल है इसी दिन पहलगाम हमला हो गया था। तो प्रधानमंत्री मोदी को जो है 2 दिन की यात्रा, जो पूरी अपनी जो यात्रा है उनको कंक्लूड नहीं कर पाए और फिर उनको वापस आना पड़ा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है साथियों कि जब पहलगाम का हमला हुआ उस समय प्रधानमंत्री मोदी जो है वो किस देश की यात्रा पर थे? इससे अच्छा ये प्रश्न बनाया जा सकता है, पहलगाम हमले के समय प्रधानमंत्री मोदी किस विदेशी देश की यात्रा पर थे? तो वो होगा सऊदी अरब। और मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे प्रश्न बनाए भी जाएंगे। ठीक है, आइए 22 अप्रैल 2025 को दक्षिण कश्मीर के, देखो आपको आए गया 22 अप्रैल 2025 को दक्षिण कश्मीर के बैसरन घाटी में पहलगाम का हमला हुआ। इसमें 26 लोग मारे गए। इस हमले में सारे लोग पर्यटक शामिल थे। सरकार की 5 सूत्री नीति के रूप में प्रतिक्रिया दी गई। पहला तो सिंधु जल सभ्यता को निलंबित कर दिया गया, अटारी बाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया, सार्क वीजा की जो योजना थी उनको रद्द कर दिया गया, पाकिस्तान के जो सलाहकार थे उनको निष्कासित कर दिया गया और जो राजनयिक कर्मचारियां हैं उनकी संख्या को कम कर दिया गया। इसके अलावा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी भारत में चलाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस जो 21 अप्रैल 2025 को जो है वो भारत आए, उन्होंने पालम हवाई अड्डे पर अपनी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे और जहां अश्वनी वैष्णव द्वारा उनका स्वागत किया गया। वे 4 दिवसीय यात्रा पर व्यापार, रक्षा और अर्थशास्त्र में भारत
अमेरिका की रणनीति पर जो है वो बढ़ावा देने के लिए आए, जिसमें 21 अप्रैल में पीएम मोदी के साथ बैठक और जयपुर और आगरा की सांस्कृतिक यात्राएं भी शामिल थी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जेडी वंश जो है वो कब भारत जो है आए हैं। हाँ, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई। क्वेश्चन बनाने वाले आपको लगेगा इलॉजिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही आएगा कि जेडी वंश भारत कब आए। ठीक है, 21 अप्रैल, क्योंकि लोग सब याद करके रखेगा कि पुलवामा ये सॉरी के पहलगाम अटैक की बेसरन घाटी में जो है 22 अप्रैल को हुआ, लेकिन एक दिन पहले जेडी वंश जो है वो इंडिया आ चुके थे। तो जेडी वंश के आने के एक दिन बाद जो है वो पहलगाम का जो है अटैक हुआ है। 10 लाख यात्री क्षमता और 300 मीटर के जहाजों के लिए 5 जहाजों की जो है बर्थिंग के साथ मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। 10 लाख यात्री क्षमता और 300 मीटर जहाजों के लिए 5 जहाजों की बर्थिंग के साथ मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। ये सर्बानंद सोनोवाल ने किया। यानी कि आप सोचिए कि कितनी बड़ी जो है ये बर्थ होगा इसका, ये जो बंदरगाह का मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल्स का। ठीक है, आगे आइए। भारत स्वच्छ ऊर्जा में विदेशी निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा में, क्लीन एनर्जी में कि फॉरेन एफडीआई आए उसको आकर्षित करने के लिए और कार्बन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मानसून सत्र 2025 तक परमाणु क्षति के नागरिक दायित्व अधिनियम, ठीक है, परमाणु क्षति के नागरिक दायित्व अधिनियम और परमाणु ऊर्जा अधिनियम को संशोधित करते हुए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में 49% एफडीआई की अनुमति देगा। कितना इंपॉर्टेंट है भाई, कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको विश्वास ना हो, आप क्या करेंगे, आप हमारी एमपीक्यू खोलिए और इस बुक के आने के कम से कम मतलब हमने 4-5 दिन पहले भी आपको एमपीक्यू दिए हैं। उनके पहले पेज पे ही हमने आपको ये बताया है कि जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है उसमें बदलाव होना होगा, और जो सीबीएलडी है कि जो कि परमाणु क्षति के लिए जो नागरिक दायित्व है, यानी कि जो परमाणु कुछ क्षति हो गया तो उसके लिए जो है वो जो ऑपरेटिंग एजेंसी है वो दायित्व हो जाएगा। इसलिए उसमें जो है वो भारी बदलाव की आवश्यकता है, और इसमें भारी बदलाव को संशोधित करते हुए परमाणु क्षेत्र में 49% एफडीआई की अनुमति दी जा रही है। महा इंपोर्टेंट जो है वो बात है, परमाणु क्षेत्र में 49% की अनुमति दी जा रही है, वो भी किसमें, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में। ठीक है, आइए। 37वें कथक महोत्सव का समापन प्रथम कथक साहित्य महोत्सव के साथ हुआ, जिसमें प्रमुख घराने, जिसमें लखनऊ घराना है, जयपुर घराना है, बनारस घराना है, रायगढ़ घराना है की ओर से सेमिनार, प्रदर्शनी और प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें शाही संरक्षण, कथक के बोलों का विकास और साहित्य संरक्षण पर चर्चा की गई। तो 37वें कथक महोत्सव का समापन हुआ। ठीक है, तो 37वां कथक महोत्सव का समापन कहां हुआ, आप कहेंगे नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चीन भारत की कूटनीति के 75 वर्ष पर 75 years ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज विद द चाइना के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और मुर्मू ने चीनी दूतावास के कार्यक्रम में अपने ड्रैगन हाथी टेंगो पर जोर देते हुए संदेशों का आदान प्रदान किया। क्या नाम है, ड्रैगन हाथी टेंगो जो है उस पर जोर देते हुए संदेशों का आदान प्रदान किया, मैसेज भेजे गए, साथ मिले नहीं, मैसेज भेजे गए। 3 दिवसीय 1 से 3 अप्रैल विकसित भारत युवा संसद का आयोजन हुआ, और यह आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और जब भी युवा संसद का आयोजन होगा ये युवा मामले के और खेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, ये बात बिल्कुल ध्यान से रखना। अगली बात करते हैं कि जो बौद्ध ध्यान और अध्यात्म केंद्र, नाम से ही क्लियर है, बोध गया में बनेगा, और स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी है। तो ये याद आप रखेंगे कि बौद्ध दर्शन और बौद्ध ध्यान और अध्यात्म केंद्र जो है वो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत जो है केंद्र सरकार द्वारा बनाई जा रही है। भीम 3.0 का नया संस्करण 15 से अधिक भाषा में उपलब्ध होगा। भीम 3.0 का नया वर्जन जो है वो 15 से अधिक भाषा में जो है वो
उपलब्ध होगा, और मैं इसको एमपीक्यू में शामिल करता हूँ। इतना इंपॉर्टेंट है ये छोटा सा लाइन जो है, इतना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 15 से अधिक भाषा है। इसमें आपको कम से कम बताए, इसमें ये कह दिया जाएगा कि कंप्लीट 22 भाषा में है या 8 भाषा में है, 7 भाषा में नहीं, 15 से अधिक भाषाओं में जो है उपलब्ध है भीम 3.0। रेल मंत्री के अनुसार राजस्थान में जो सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए रेलवे स्टेशनों की संख्या सबसे अधिक है। भारतीय रेलवे का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2030 का है। मतलब कि कंप्लीट कार्बन न्यूट्रल होना, कि एकदम से 2030 तक का भारतीय रेलवे का जो है वो नेट जीरो कार्बन एमिशंस का लक्ष्य 2030 तक है भारतीय रेलवे का। पूरे भारत का 2070 तक है, लेकिन भारतीय रेलवे का 2030 तक है। और इसी क्रम में आपको याद रखनी है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो स्थापित करने वाले रेलवे स्टेशनों में सबसे अधिक है। राजस्थान के 275 से अधिक रेलवे स्टेशन जो है वो सौर ऊर्जा संयंत्र से संचालित होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के दिन एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पंबन ब्रिज का जो है वो रामेश्वरम में उद्घाटन किया। पंबन ब्रिज का रामेश्वरम में उद्घाटन किया। आपको पंबन ब्रिज की लंबाई पता होनी चाहिए, 2.08 किलोमीटर, और इस ब्रिज की नींव 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रखी गई थी। तो पंबन ब्रिज जो है एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। ठीक है। हाल ही में मदुरई में मेला वलावू की सोमगिरी पहाड़ियों के ऊपर राजा राजा चोल से संबंधित 1000 साल पुराना शिलालेख खोजा गया है। तो हाल ही में मदुरई में मेला वलावू की सोमगिरी पहाड़ियों के ऊपर राजा राजा चोल से संबंधित 1000 साल पुराना जो है वो शिलालेख खोजा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत की कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम, कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंस रिस्पांस टीम CSIRT एवं प्राइवेट कंपनी सीसा ने मिलकर भारत की पहली डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 जारी की है। ये रिपीटेड है और इसको हमने पहले भी पढ़ रखा है कि CSIRT और प्राइवेट कंपनी सीसा ने मिलकर पहली डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 जारी की। यह भारत की बैंकिंग, बीमा, फाइनेंस सेक्टर की पहली डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट है। यह भारत की बैंकिंग, बीमा और फाइनेंस सेक्टर की पहली रिपोर्ट है और इसे CSIRT और सीसा ने मिलकर जो है वो लॉन्च की है। दुनिया का सबसे बड़ा इको फ्रेंडली, सबसे बड़ी बात है कि इको फ्रेंडली कंटेनर शिप जिसका नाम है MSC तुर्की, भारत के पहले सेमी ऑटोमेटिक बंदरगाह जिसका नाम है विजिंजम, वो तिरुवनंतपुरम पहुंचा। तो भारत का पहला सेमी ऑटोमेटिक बंदरगाह कौन है? विजिंजम। और दुनिया का सबसे बड़ा इको फ्रेंडली कंटेनर शिप किसका क्या नाम है? MSC तुर्की। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक जो है वो जारी किया गया। यह रिपोर्ट 22-23 की वित्तीय वर्ष की गई है। यह 22-23 की वित्तीय वर्ष की है। कौन? पंचायत विकास सूचकांक। इस पूरी सूची में आप देखेंगे तो सबसे बेहतर श्रेणियों में राज्यों में पहले स्थान पर गुजरात है और दूसरे स्थान पर तेलंगाना है, जबकि A+ श्रेणी में कोई भी ग्राम पंचायत शामिल नहीं है। A+ श्रेणी में कोई भी ग्राम पंचायत शामिल नहीं है। यही पूछ देगा क्वेश्चन कि A+ श्रेणी में कितने ग्राम पंचायत शामिल है। A+ श्रेणी में 5 ग्राम पंचायत है। A+ श्रेणी में कोई ग्राम पंचायत है ही नहीं। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत विकास सूचकांक को जारी किया है। A+ श्रेणी में कोई पंचायत नहीं है। गुजरात पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पर तेलंगाना है कि ग्रामीण महिलाओं में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए निवेशक दीदी पहल जो है वो शुरू की गई है। और निवेशक दीदी पहल जो है वो दूसरा चरण शुरू किया गया है। और यह पहल निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने साथ मिलकर शुरू की है। तो आप ये देखिए कि ग्रामीण महिलाओं में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए जो है निवेशक दीदी पहल जो है वो चालू की गई है। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि इसी तरीके की एक योजना हमने किसके बारे में पढ़ा था? असम सरकार के द्वारा।
लखपति बाईदेव कार्यक्रम आपको हमने बताया ना, असम सरकार द्वारा, जिसका भी उद्देश्य है महिला उद्यमी को वित्तीय साक्षरता, वित्तीय सहायता देना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। अब देखिए महिला जो है, आप देखिए इनमें ये कहा गया कि ग्रामीण महिलाओं में जो वित्तीय साक्षरता देना है, कि मतलब कि फाइनेंशियल लिटरेसी ग्रामीण महिलाओं में बढ़ाई जाए, इसके लिए निवेशक दीदी पहल जो है वो का दूसरा चरण शुरू किया गया। तो महिलाओं से रिलेटेड और महिलाओं से फाइनेंस रिलेटेड, एक तरफ फाइनेंस की मदद दी जा रही है, दूसरी तरफ हम जो निवेशक दीदी है उसके तहत वित्तीय साक्षरता दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में खुलदाबाद शहर का नाम बदलकर, महाराष्ट्र के खुलदाबाद शहर का नाम बदलकर उसके पुराने नाम रत्नापुर करने का फैसला किया गया है। और ये यहाँ जो है ये औरंगजेब की कब्र जो है वो मौजूद है। तो औरंगजेब की कब्र मौजूद है और खुलदाबाद जो है वो रत्नापुर जो है वो करने का फैसला लिया गया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी संसद की अस्थाई समिति ने मनरेगा कानून के तहत 100 दिनों को बढ़ाकर 150 दिन करने और दैनिक पारिश्रमिक को कम से कम 400 रुपए करने को निर्धारित किया है। दैनिक पारिश्रमिक कम से कम 400 रुपए निर्धारित करने की जो है बात किसने कही है? ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित जो संसद की अस्थाई समिति है, उन्होंने कहा कि मनरेगा में 100 दिन का जो काम है उसको बढ़ाकर 150 अगर करना ही है तो 150 कीजिए, और जो दैनिक पारिश्रमिक है वो 400 रुपए कम से कम होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य और स्कूल शिक्षा बोर्ड में सभी समृद्ध सरकारी और गैर सरकारी स्कूल में 9वीं और 10वीं में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने का फैसला किया। 3 भाषा फॉर्मूला लागू करने का फैसला किया। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने लागू करने की जो है फैसला किया था और महाराष्ट्र पहला राज्य था। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की घोषणा की है। और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पुलिस भर्ती में जो है वो अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की है। और एक बात आपको बता दें कि केरल की जो सरकार है उन्होंने अपने यहाँ रोबोटिक्स की जो शिक्षा है वो 10वीं के बच्चों के लिए जो है वो कंपलसरी किया है। ये भी बात हमने पढ़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 के तहत आरक्षित विधेयकों पर राज्यपाल और राष्ट्रपति अपना फैसला देना होगा। यानी कि 200 और 201 में है ना कि राष्ट्रपति सहमति किसी भी बिल पर कब देगा, कितने दिनों में देगा, इस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल और एवं राष्ट्रपति को अपना फैसला देना होगा कि वो उस बिल के ऊपर सहमति देते हैं कि नहीं देते हैं। एक विद इन द टाइम लिमिट आप दीजिए। आप ये नहीं कह सकते कि इतने एकदम बहुत दिनों तक जो है आप संशय में रखेंगे कि आप फैसला दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ठीक है, राज्यपाल द्वारा अगर पुनर्विचार हेतु विधेयक यदि विधानमंडल में पुनः पारित करके भेजी जाती है तो राज्यपाल को 1 महीने के भीतर अपनी जो है वो स्थिति को स्पष्ट करनी होगी कि वो उस विधेयक को एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, यह निर्णय न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवंस की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर जो है वो किया है। ये बात याद रखना होगा आपको। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार परियोजना हेतु फंड आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार जो विभिन्न प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर फंड आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। नीति आयोग ने जो है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया है। इसमें पहले स्थान पर जो है वो है उड़ीसा, दूसरा स्थान पे रहा छत्तीसगढ़ और बिहार का स्थान 13वां है। ये एमपीक्यू का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बात याद रखेंगे। बिहार 13वें स्थान पर फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 पे। ठीक है, देश में अनुसूचित जाति में जो सब कैटेगराइजेशन करने वाला पहला राज्य बन चुका है, यानी अनुसूचित जाति में वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य वो है तेलंगाना। अब मौसपी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार बिहार में देश भर में सबसे अधिक विधानसभा पंचायतों में महिला का प्रतिनिधित्व है। ये हमने पहले भी पढ़ा है। बिहार में देश भर में सबसे अधिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व है और ये नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। आपको पता है ये बिहार में देश भर में सबसे अधिक विधानसभा पंचायतों में महिला
कि जो है वो प्रतिनिधित्व है, और भारत के नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल वर्ल्ड के अनुसार 2024 के अनुसार दुनिया के 9वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे अड्डे का दर्जा दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला है। तो दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त जो है वो हवाई अड्डा दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला है। ठीक है। हाल ही में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया। और मैं कल की बात कर रहा हूं, यानी 31 जुलाई 2025 की बात कर रहा हूं। कल ही इसकी कॉन्वोकेशन हुई है। आप देखेंगे कि पीआईबी के साइट्स पे जाएंगे ना, तो कल की का पहला न्यूज ही यही होगा कि भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। ये बात आपको याद रखना होगा। टी सील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है भाई। टी सील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब ने टी सील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ, और इसका उद्देश्य है कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग देना। टी फॉर ट्रेनिंग ही होता है। टी सील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ। तेलंगाना ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव और सन स्ट्रोक की स्थिति को राज्य में विशिष्ट आपदा घोषित किया गया है। तो तेलंगाना ने अपने यहाँ अब जो ऑफिशियली हीट वेव और सन स्ट्रोक की स्थिति को राज्य के लिए विशिष्ट आपदा घोषित किया है। यूपी में बागपत जिले में तिलवारा साकिन में 4000 वर्ष पुराना ताम्र पाषाण कालीन वस्तुएं मिली हैं, जिनमें तांबे की वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन, मनके तांबे और बड़े चौकर टुकड़े ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। मतलब कि बहुत अधिक जो है यहाँ इसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हैं इन वस्तुओं के ऊपर, और ये ताम्र पाषाण कालीन है। यानी यहाँ तांबे की वस्तुएं आपको दिखेंगी, मिट्टी के बर्तन, मनके, और ये कहाँ? यूपी के बागपत जिले के तिलवारा साकिन में। तो यूपी में बागपत आप याद रख सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा नहीं। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा हल्दी की जो नई किस्म है उसका मुख्य नाम क्या है? हल्दी की नई किस्म का नाम है IISR सूर्या। और हल्दी बोर्ड कहाँ है भाई? तेलंगाना में। कपड़ा मंत्रालय ने नोएडा में विशेष हथकरघा एक्सपो का आयोजन किया है। तो नोएडा में विशेष हथकरघा एक्सपो का आयोजन कहां हुआ है भाई? कपड़ा मंत्रालय ने नोएडा में किया है। ठीक है, आइए आगे बातचीत करते हैं। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र ने दूसरा रक्षा साहित्य महोत्सव, जिसका नाम है कलम एवं कवच 2.0, नई दिल्ली में आयोजित किया। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र ने दूसरा रक्षा साहित्य महोत्सव, सेकेंड रक्षा साहित्य महोत्सव, सेकेंड डिफेंस लिटरेचर जो महोत्सव है वो कहाँ हुआ है भाई? नई दिल्ली में हुआ। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित होने वाला पहला राज्य बन चुका है। तो केरल पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा संचालित डीजी केरल कार्यक्रम की देन है, और ये पहल 2022 में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य सभी निवासियों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना था। तो डीजी केरल के कारण आप देख पा रहे हैं कि केरल जो है वो पूर्ण डिजिटल साक्षर जो है वो एक राज्य बन चुका है, भारत का पहला राज्य। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में सुरक्षा बल कर्मियों के लिए सेल्फ एम्पावरमेंट थ्रू इनर अवेकनिंग विषय पर राष्ट्रीय संवाद का शुभारंभ किया। सेल्फ एम्पावरिंग थ्रू इनर अवेकनिंग का शुभारंभ किसने किया? अमित शाह ने। और ये भी कहां? राजस्थान में सुरक्षा बलों कर्मियों के लिए। आगे आइए आगे बातचीत करते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने त्रिपुरा के 9 औषधिक केंद्र, त्रिपुरा में 9 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, 9 औद्योगिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचे में वित्त पोषण के लिए $85.4 मिलियन की ऋण की मंजूरी दी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसमें परिवहन, बिजली, पानी और स्वच्छता बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए जो है ये ऋण दिया है।
ठीक है। आपको एक बात और भी पता ही होगी, हमने पढ़ा भी था कि असम के कार्बी एंगलोंग में एक योजना थी, जिसके लिए जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ही 403 मिलियन के आसपास जो है वो डॉलर दिए थे। और फिर वहां के जो जनजाति है, उन्होंने उस हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की जो है वो बहुत मुखालफत की, उनके ऊपर बहुत विरोध करा, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फिर से वो ऋण वापस ले लिया। आपको पता ही होनी चाहिए, ये असम की थी। सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल के क्रूज संचालन को हरी झंडी दी है। आपको पता है कि इसमें जो है 10 लाख से अधिक यात्री जो है ये क्रूज टर्मिनल पे आ सकते हैं, और 300 मीटर के जो है सिप यहाँ डॉक हो सकते हैं। हमने इसको पढ़ा है। भारत के इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक क्रूज हब बनाना है। ठीक है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव अनिल मालिक को पोषण ट्रैकर ऐप के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के जो सचिव हैं, नाम है अनिल मलिक को पोषण ट्रैकर ऐप के लिए जो है वो प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है। प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार नवाचार श्रेणी में दिया गया। मुख्य फोकस क्षेत्र है कि पोषण आहार का ग्राउंड स्तर पर क्रियान्वयन करना। आगे आइए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट ने महिलाओं के लिए एआई में कैरियर शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन शुरू किया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने दोनों ने साथ मिलकर ये कहा है कि एआई में महिलाओं के लिए जो है कैरियर अपॉर्चुनिटी कैसे हो, इन पर जो है वो बात की है। माइक्रोसॉफ्ट और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ये आपस में जो है एक समझौता किया। पूर्वोत्तर भारत में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए। ये सम्मेलन अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में आयोजित हुआ। इसका मुख्य थीम था बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति। इसमें राज्य में जो बौद्ध धर्म पर्यटन सर्किट है उसके विकास की बात कही गई कि यहां राज्य में बौद्ध धर्म पर्यटन सर्किट का विकास किया जाएगा। और हाल ही में जो सोंगपा जल महोत्सव है, सोंगपा जल महोत्सव कहां मनाया जा रहा है भाई? अरुणाचल प्रदेश में। जैसे बुद्ध त्योहारों के महत्व पर जोर दिया जाएगा, तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा, सोंगपा जल महोत्सव कहां मनाया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। सोंगपा महोत्सव नामसाई, चांगलांग और ईटानगर में खामती समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला महोत्सव है। क्या नाम है? सोंगपा महोत्सव। आइए, प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार के मधुबनी में 13,480 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कामों का जो है वो शुभारंभ किया। तो प्रधानमंत्री मोदी 24 अप्रैल 2025 को पंचायती राज दिवस है, आपको या पता ही होनी चाहिए। 24 अप्रैल 2025 को पंचायती राज है। इस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने मधुबनी में 13,480 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने 24 अप्रैल 2025 को, मतलब पंचायती राज दिवस के दिन, विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के पहले दिन राष्ट्रीय शून्य खसरा और रुबेला उन्मूलन अभियान जो है वो शुरू किया, और ये वर्चुअल माध्यम से शुरू किया गया। राष्ट्रीय शून्य खसरा मतलब जीरो खसरा और रुबेला की उन्मूलन अभियान की जो है वो शुरुआत करी। एम्स रायपुर ने सफलतापूर्वक अपना पहला स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो सफलतापूर्वक जो है वो पूरा किया। इस उपलब्धि के साथ एम्स रायपुर नए एम्स संस्थानों में से पहला एम्स संस्थान बन चुका है और 36 राज्य का पहला सरकारी अस्पताल बन चुका है जिन्होंने इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो एम्स रायपुर ने सफलतापूर्वक पहला किडनी स्वैप ट्रांसप्लांट किया है। ठीक है। शिक्षा मंत्रालय ने पुणे में स्थित
फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोलकाता में स्थित फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट के डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है, यानी कि इनको डिम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। फिल्म यूनिवर्सिटी कोलकाता और पुणे के जो फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उनको, और सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट को, इनको जो है वो डिम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। यह कदम दोनों संस्थान अब डिग्री प्रदान कर सकेंगे और डायरेक्ट कार्यक्रम भी शुरू कर सकते हैं इस कदम से। ठीक है, तो आपसे यही पूछा जाएगा कि शिक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में किन्हें जो है वो डिम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट को हाल ही में जो है वो ये डिग्री दिया गया है डिम्ड यूनिवर्सिटी का। द इंडियन पार्लियामेंट, संविधान सदन टू संसद भवन, इस किताब का जो है वो विमोचन किया गया। इस किताब के जो लेखक हैं वो हैं देवेंद्र सिंह। द इंडियन पार्लियामेंट, संविधान टू संसद भवन। देवेंद्र सिंह जो है लोकसभा सचिवालय के पूर्व अतिरिक्त सचिव रहे हैं और उन्होंने यह सुझाव दिया है कि एक वर्ष में कम से कम 100 दिन संसद की बैठक आयोजित होनी चाहिए। एक वर्ष में कम से कम 100 दिन संसद की बैठक आयोजित होनी चाहिए। केरल देश का पहला राज्य है जिन्होंने भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया है। भारत का पहला एआई स्कूल किसने लॉन्च किया है भाई? केरल ने। इसके बाद ये देखिए आप, ऑपरेशन संकल्प के तहत छत्तीसगढ़ सुरक्षा बलों ने बीजापुर छत्तीसगढ़ में 22 नक्सलियों को मारा है। तो ऑपरेशन संकल्प किसके द्वारा है? तो ऑपरेशन संकल्प आप कहेंगे कि भाई छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों के द्वारा है ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन महादेव तब बता दीजिए। तो ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत जो है, जो पहलगाम अटैक के जो एक्यूज हैं उनको मारा गया ऑपरेशन महादेव के तहत। और ऑपरेशन संकल्प के तहत छत्तीसगढ़ सुरक्षा बलों ने बीजापुर जिले के जंगलों में 22 नक्सलियों को मारा है। ठीक है, दिल्ली सरकार ने आईआईटी दिल्ली के सहयोग से 3.21 करोड़ की लागत से क्लाउड सीडिंग की घोषणा की। इसका उद्देश्य है कि जो वायु प्रदूषण कम करने के लिए आर्टिफिशियल रेन कराना होगा। दिल्ली सरकार ने किसकी मदद से? आईआईटी दिल्ली की मदद से। सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 5 के तहत 8 राज्यों में जो सिम धोखाधड़ी रैकेट को पकड़ा है। तो ऑपरेशन चक्र किसका है भाई? सीबीआई का है। और इन्होंने 8 राज्यों में जो है वो सिम धोखाधड़ी को पकड़ा है। पीएम मोदी के भाषणों का जो संकलन है उनको एक साथ करके संस्कृति का 5वां अध्याय 18 अप्रैल 2025 को IGANI नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। संस्कृति का 5वां अध्याय, और इसके तहत जो है प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का संकलन किया गया, जिसमें स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज और श्री हरिवंश और श्री राम बहादुर राय जैसे गणमान्य व्यक्तियों के साथ भारत की संस्कृति विरासत पर जश्न मनाया गया। इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो संस्कृति का 5वां अध्याय ये पूछा जा सकता है। ये सारे कोई जरूरी नहीं है। पीएम युवा 3.0, और जैसे ही नाम से क्लियर है युवा 3.0 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है वो चलाया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा और नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें 30 वर्ष से जो कम के युवा हैं वो युवा और नए जो लेखक हैं उनको ट्रेनिंग देना इनका मुख्य उद्देश्य है। युवा, पीएम युवा। भारतीय पुरावेशों की तस्करी रोकने के लिए भारत ने यूएसए के साथ सांस्कृतिक संपदा करार जो है वो हस्ताक्षरित किया है। तो भारतीय पुरावशेषों को रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक और संपदा करार कर किया है? तो यूएसए के साथ। सबसे ज्यादा तो यूएसए के साथ ही बेचा जाता है। यूएसए, लंदन, मतलब यूके के साथ ही हमारे जो सांस्कृतिक संपदा करार है वो यूएसए के साथ किया गया, ताकि कि हमारे जो पुराने आइडल्स हैं, मूर्तियां हैं, कोई पुराना अवशेष है, उनको उनके साथ नहीं बेचा जाए। नीति आयोग ने 6 फरवरी 2025 को दिल्ली में अपनी विकसित भारत की ओर 2027 सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें शीर्ष नीति निर्माता, अर्थशास्त्री, रक्षा अधिकारी शामिल हुए। तो आपसे यह कहा जा सकता है कि विकसित भारत की ओर 2047 में
ये इसका आयोजन, इस थीम के साथ आयोजन किसने किया? तो नीति आयोग ने किया। अब देखिए कि गुजरात राज्य ने आर्थिक आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित कर अंत्योदय परिवार का उत्थान हेतु जी सफल पहल, जी फॉर गुजरात, सफल पहल जो है वो गुजरात सरकार ने जो है वो चालू की है। तो गुजरात ने जी सफल पहल जो है गुजरात की है, और ये आर्थिक निर्भरता मतलब इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस और महिला सशक्तिकरण मतलब वुमेन एम्पावरमेंट पर ध्यान देते हुए अंत्योदय परिवार के उत्थान हेतु जी सफल पहल जो है वो शुरू की है। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है भाई? इशिता भार्गव। ये हमने पहले भी पढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल जो है वो लाइसेंस हासिल करने वाली भारत की पहली महिला इशिता भार्गव बनी है, जबलपुर के। जो इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस को लॉन्च करने वाला भारत विश्व का दूसरा देश बना है। आइए, हाल ही में देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज यानी आर्क प्रकार की ब्रिज कन्याकुमारी तमिलनाडु पर बनाया गया है। हाल ही में पहला समुद्री ग्लास ब्रिज कहां बनाया गया है भाई? कन्याकुमारी में बनाया गया है। और इसकी ये 77 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा पुल है। इसका उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन ने किया है। तो देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज आर्क ब्रिज जो है वो कन्याकुमारी में बनाया गया है, ठीक है। और इसका उद्घाटन जो है वो M.K. स्टैलिन ने किया। 77 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा पुल है। आप अगर इसको याद ना कर सकें तो आप सिर्फ ये याद करेंगे कि पहला समुद्री ग्लास ब्रिज जो है वो कहाँ बना है, तो आप कहेंगे कि ये बना है कन्याकुमारी तमिलनाडु में, ठीक है। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।